आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतना कब जुड़े हैं। घर के घर में सब जुड़े हैं, घर की इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ के जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत की आगे न हिचकें, शेर की आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। जब कि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। आज पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र एक गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। इनकी कविता की पहली विशेषता तो यह है कि यह लोक जीवन के अधिक नजदीक होती है।
लोक जीवन से क्या समझते हैं? लोक जीवन का मतलब गांव की सीधी साधी सपाट जिंदगी। जिस प्रकार गांव की सीधी साधी सपाट जिंदगी में प्रकृति रची बसी रहती है, वैसे ही प्रकृति इनकी कविता में रची बसी रहती है। जिस प्रकार गांव की जिंदगी बड़ी ही सीधी साधी और सरल होती है, वैसी ही सरलता इनकी कविता में पाई जाती है। भाषा और भाव दोनों नजरिए से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता अत्यंत सरल होती है। दूसरी विशेषता यह है कि भवानी प्रसाद मिश्र चाहे जिस भी विषय पर कविता रचते हैं, उसे निहायत ही घरेलू बना लेते हैं। चाहे वो पहाड़ हो, पौधे हो, सूरज हो, नदियां हो, इन सभी वस्तुओं पर कविता रचते समय ऐसा लगता है कि भवानी प्रसाद मिश्र के घर के अपने ही आंगन में ये सारी चीजें मौजूद हों, बल्कि उनके घर परिवार का सदस्य हों। इस आत्मीयता के साथ, एक रागात्मक संबंध के साथ कविता रचते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की तीसरी विशेषता है कि कहीं भी इनमें उग्रता नजर नहीं आती है। समाज की दुर्व्यवस्था या समाज की किसी भी कमी पर अगर रोष आता है तो उसे भी बड़े मीठे व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। इनकी व्यंग तीखे और उग्र नहीं होते। संभवतः यह गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है कि यह उग्र विचारधारा को भी हिंसा के दायरे में रखते हैं, और यही कारण है कि इनकी कविता बड़ी ही शांत, सरल और प्रवाहपूर्ण होती है। अब आइए देखते हैं आज की कविता घर की याद की पृष्ठभूमि के बारे में। घर की याद कविता में घर को स्मरण करते हुए और अलग अलग चित्रों और दृश्यों के माध्यम से कवि ने अपने हृदय के भावनाओं को व्यक्त किया है। अपना घर किसे नहीं प्रिय होता, लेकिन किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण जब हम अपने घर से दूर रहने के लिए विवश हो जाते हैं, तो ऐसी हालत में अपने घर की याद और शिद्दत से आती है। इस समय हमें अपने घर में रहने वाले अपने प्रियजनों, अपने माता पिता और भाई बहनों की याद सताती है, और खासकर जब मौसम वर्षा ऋतु का हो तो अपने प्रियजनों से बिछड़ने की पीड़ा और गहरी हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु को यादों की ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में अपने प्रियजनों से बिछड़ने की पीड़ा और बिछड़ने का गम और ज्यादा हृदय को तकलीफ देने लगता है। आपको पता होगा कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने, छात्रों ने और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, और इसी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण अंग्रेजी हुकूमत के कारण लोगों को जेल भेजा गया। इसी क्रम में भवानी प्रसाद मिश्र को भी जेल जाना पड़ा, और जेल में रहते हुए उन्हें अपने घर की याद सता रही है। वर्षा ऋतु है, बारिश हो रही है, जेल की कोठरी से विंडो के रास्ते वो बाहर बारिश होते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे बाहर बारिश हो रही है, जल की बूंदें गिर रही हैं, वैसे वैसे कवि को अपने घर की याद सता रही है, और उनकी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। इसी दृश्य के साथ कवि घर की याद नामक कविता की रचना करता है। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि जब आपको घर की याद सताती है तो घर के कौन कौन से दृश्य याद आते हैं। घर केवल छत और दीवार नहीं हुआ करते, घर अपने प्रियजनों से मिलकर के बनता है। छत और दीवार न भी हो, लेकिन एक पेड़ की छाया में भी अपने प्रियजन रहते हैं, तो वो भी घर होता है। इसलिए जब भी हम घर की याद करते हैं तो घर में हमारे बहन भाई याद आते हैं, हमारे माता पिता याद आते हैं, हमारे दादा दादी याद आते हैं। फिर भाई बहन के साथ हम कैसे खेलते हैं, कैसे झगड़ा करते हैं, वो दृश्य याद आते हैं। माँ बाप के साथ कैसे हम प्यार से रहते हैं, माँ हमें कैसे दुलारती है, प्यार करती है, उसका दुलार याद आता है। पिता हमें कैसे डांटते हैं, फटकारते हैं, कठोर शब्द कहते हैं, इसके बावजूद कितना प्यार करते हैं, वो प्यार याद आता है। और इस तरह से घर का पूरा माहौल जैसे हमारी यादों में जीवंत तस्वीर की तरह से उपस्थित हो जाता है। तो ये है घर की याद। ऐसे ही घर से जुड़े हुए तमाम दृश्यों को कवि एक एक करके अपनी कविता में याद करता है, और साथ में यह भी बताता है कि आज जब कवि घर से दूर है, जेल में बंद है, तो घर वाले उसके बारे में कैसे सोचते होंगे, क्या सोच रहे होंगे,
पिताजी क्या सोच रहे होंगे, माँ क्या सोच रही होगी, बहनें क्या सोच रही, और माता पिता कैसे मुझे याद करके दुखी हो रहे होंगे, और माँ कैसे पिता को धीरज बधाती होगी, पिता कैसे माँ को धीरज बधाते होंगे। इन तमाम दृश्यों को बड़े ही सरल शब्दों में, चित्रात्मक भाषा में कवि ने याद किया है, स्मरण किया है, और उसी याद को कविता के शब्दों में सजोया है, पिरोया है। तो आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। कविता की व्याख्या देखने से पहले कवि के बारे में देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में तिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। इन्हें कुछ प्रमुख सम्मान मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिखर सम्मान मिला है, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार है, और साथ में भारत का एक प्रमुख नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी ये सुशोभित हैं। अब आइए सीधे कविता पर चलते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यहां देखिए कवि ने कितना सुंदर भाव साम्य स्थापित किया है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। कवि कहता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी जेल की कोठरी से बाहर कवि झांकता है और देखता है रात भर से बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी गिर रहा है, और रात भर ये बारिश होती रही है, रात भर पानी गिरता रहा है। जैसे जैसे ये पानी गिरता रहा है वैसे ही कवि का अपना प्राण और मन भी घिरता रहा है। प्राण मन घिरने से आशय है कि जिस प्रकार बारिश से पहले आसमान में बादल घिरते हैं, ठीक वैसे ही कवि के मन में घर की यादें घेर रही हैं। यानी कवि के मन में, मस्तिष्क में चारों तरफ से उसके घर की यादें घेरा डाल रही हैं, घेर रही हैं, उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं। तो प्राण मन घिरने से आशय है यादों के बादल मन में घिरने से। तो चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, पानी बरस रहा है, और जैसे जैसे बाहर ये बादल घिरे हुए हैं और पानी बरस रहा है, वैसे कवि के मन में अपने घर की यादें घेर रही हैं, यादों से उसका मन घिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा है, और जैसे तेज पानी गिर रहा है वैसे कवि के आंखों में उसका घर तैर रहा है। कवि की आंखों में घर तैर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कवि को अपने घर की याद सता रही है, घर की याद आ रही है। कौन सा घर? घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो घर जो कवि से आज दूर है। कवि जेल में है, घर से दूर है, तो कह रहा है कि वो घर मुझे याद आ रहा है, वो घर मेरी आंखों में तैर रहा है, जो घर मुझसे दूर है, और वो घर जो मेरी खुशी का पूर है, मेरी खुशियों का खजाना है, मेरी खुशियों का आधार है। पूर का मतलब खजाना। अगली पंक्तियां हैं, घर में चार भाई। अब अपने घर की विशेषता बता रहा है कि कवि के घर की क्या विशेषता है, कौन कौन से लोग हैं घर में, और उन लोगों के बीच कैसा संबंध है घर में, कवि उसको बता रहा है। कवि कह रहा है घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वो घर जिसमें कवि के चार भाई हैं, मायके में बहन आई हुई है, मायके में कवि की बहन आई, इसका मतलब है कि एक बहन है जिसकी शादी हो गई है, और वो अपने भाई के जेल जाने की खबर सुन करके मायके आई हुई है पिता से मिलने के लिए, भाई के बारे में जानने के लिए। लेकिन बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब लड़कियां पिता के घर आती हैं तो बड़े प्रसन्न होती हैं, उन्हें लगता है कि माँ बाप से मिलेंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे, जिनके साथ बचपन बिताया है, जिन माँ बाप की गोदी में खेला है, उनसे मिलेंगे। लेकिन बहन आई बाप के घर, आज ये मेरी बहन अपने पिता के घर आई है, हाय रे परिताप के घर। लेकिन वो घर आज उसके लिए परिताप का घर बन गया है। परिताप का क्या अर्थ होता है? दुख, कष्ट। बहन मायके आने पर खुश होती है, बेटियां मायके आने पर खुश होती हैं, लेकिन यहां कवि ये सोच रहा है कि आज मेरी बहन के लिए मेरा घर
परिताप का घर, दुख का घर बन गया होगा। क्यों बन गया होगा? क्योंकि जब बहन को पता चला होगा कि उसका एक भाई जेल में है तो उसे पिता के घर आने के बावजूद खुशी नहीं हुई होगी, उसे और दुख हुआ होगा। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतना कब जुड़े हैं। घर ऐसा है कि सब बड़े जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं, यानी घर के सभी सदस्यों के बीच में बड़ा हार्दिक, बड़ा ही सद्भावपूर्ण संबंध है। लेकिन सब के इतना कब जुड़े हैं? लेकिन आज जितना सब जुड़े हुए हैं उतना तो कभी नहीं जुड़े हुए थे। होता क्या है, सामान्यतः घर के सदस्य कभी कभी आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, मनमुटाव भी हो जाता है। यद्यपि ये झगड़ा मनमुटाव बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब घर पर संकट आता है, घर के किसी एक सदस्य पर कोई मुसीबत आती है, तो उस समय घर के सभी सदस्य आपसी मनमुटाव भूल करके बिल्कुल और ज्यादा नजदीक हो जाते हैं और ज्यादा जुड़ जाते हैं। यही घर की विशेषता होती है, यानी संकट की घड़ी में हम और ज्यादा नजदीक हो जाते हैं और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो इसी बात को कवि कह रहा है कि घर में सब जुड़े हैं। घर तो हमारा ऐसा है कि जिसमें सब मिलजुल के रहते हैं, सब जुड़े हुए हैं, लेकिन सब की इतना कब जुड़े हैं। लेकिन आज जितना जुड़े हुए हैं उतना तो कभी नहीं जुड़े हुए। तो उतना कब जुड़े हैं, मतलब इसके पहले इतना कभी नहीं जुड़े हुए थे जितना कि आज जुड़े हुए हैं। और इस जुड़ाव का कारण क्या है? क्योंकि घर के एक सदस्य यानी कवि के ऊपर एक संकट आन पड़ी है, और वो संकट क्या है कि वो जेल में है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अभी तो एक बहन के बारे में बताया कवि ने, अब बता रहा है कि उसकी 4 बहनें हैं। भाई तो पहले भी बताया कि 4 भाई हैं घर में और 4 बहनें हैं। और कवि के साथ उनका रिश्ता कैसा है? भुजा भाई प्यार बहनें। उसके भाई तो उसकी भुजाएं हैं। भुजाओं के मतलब, भुजाओं से क्या तात्पर्य है? भुजाओं से तात्पर्य है ताकत, शक्ति। हमारे घर में जितने भी सदस्य होते हैं सब एक दूसरे की ताकत होते हैं, और सबकी ताकत से मिलकर के एक सक्षम, एक शक्तिशाली घर बनता है। तो कवि कह रहा है कि हमारे भाई जो हैं वो तो हमारे ताकत हैं, और बहनें हमारा प्यार हैं। इतना मधुर संबंध है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और एक माँ है जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दुख में गढ़ी है। दुख में गढ़ी होने का मतलब क्या है? उसका जीवन दुखों में बीता है, उसका पूरा व्यक्तित्व दुखों से गढ़ा गया है। हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर हमने जीवन में केवल सुख ही सुख देखा है तो हमारा व्यक्तित्व इस तरह से विकसित होगा, इस तरह से बनेगा कि हम दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीड़ा देखी ही नहीं, दूसरों का कष्ट देखा ही नहीं, अपने जीवन में दर्द अनुभव किया ही नहीं, इसलिए हम दूसरों के कष्ट को भी अनुभव नहीं कर सकते, यानी हम संवेदनशील नहीं होंगे। लेकिन जिसका जीवन दुखों में बीता है वो दूसरे के दुख को भी अनुभव कर सकेगा, दूसरों के कष्ट के प्रति, दूसरों की पीड़ा के प्रति वो संवेदनशील होगा। तो माँ का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो दूसरे की पीड़ा को गहराई से अनुभव कर सकती है। क्यों अनुभव कर सकती है? क्योंकि दुखों से उसका व्यक्तित्व गढ़ा गया है। उसने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। माँ की और विशेषताएं कवि बता रहा है, कह रहा है माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ ऐसी है, उसकी ममता ऐसी है कि उसकी गोद में एक बार सिर रख लिया तो फिर सारे दुख दूर हो जाते, फिर कोई दुख नहीं रहता है। हर बच्चा अपनी माँ की गोद में जब आता है तो पूरी तरह से निर्भय हो जाता है, उसके सारे डर, दुख, भय सब कुछ दूर हो जाते हैं। बच्चा ही नहीं, हम बड़े हो जाते हैं, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में तमाम सारे कष्ट आते हैं, तमाम टेंशन रहते हैं, तमाम जिंदगी की भागम भाग रहती है। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं और माँ एक बार प्यार से सिर पे हाथ फैला के पूछती है या दुलारती है तो जैसे लगता है कि सारे कष्ट, जिंदगी के सभी दुख दूर हो गए। तो कवि कहता है कि माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसका व्यक्तित्व दुख से गढ़ा गया है, दुख भरे जीवन को उसने झेला है, और यही कारण है कि माँ की गोद में इतनी ममता है, इतनी संवेदना है कि उसकी गोद में एक बार अगर सिर रख लिया तो फिर कोई दुख नहीं रहता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं।
माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आगे कवि कहता है कि वो माँ जिसकी स्नेह धारा का पसारा, पसारा का मतलब प्रसार, फैलाव, उसकी स्नेह धारा का प्रसार यहाँ तक है। यानी मैं जेल में हूं फिर भी अपनी माँ की ममता को महसूस कर सकता हूं, उसके प्यार को महसूस कर सकता हूं, उसकी स्नेह को महसूस कर सकता हूं। उसे लिखना नहीं आता है, माँ को लिखना नहीं आता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर लिखना आता तो मैं जरूर उसका पत्र यहाँ पर प्राप्त करता, यानी जरूर माँ मुझे चिट्ठी लिखती, माँ मुझे पत्र लिखती और मैं उसका पत्र यहाँ पर प्राप्त करता। लेकिन क्योंकि लिखना नहीं आता इसलिए मैं उसकी चिट्ठी भी नहीं पा सकता। इसका अफसोस है कवि को। अब पिताजी के बारे में बता रहा है कवि, कह रहा पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। यानी पिताजी ऐसे हैं जो भले ही उम्र से बूढ़े हो गए हैं लेकिन बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी उनको व्याप्त नहीं कर सका है, एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा का मतलब व्याप्त करना यानी असर डालना। बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी उन पर असर नहीं डाल पाया, उनको प्रभावित नहीं कर पाया है। वो चाहें तो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, चाहें तो अभी भी खिलखिला करके हंस सकते हैं, यानी उनके जीवन में अभी भी उत्साह, उमंग और उल्लास बाकी है। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। पिताजी की विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि वे मौत के आगे भी हिचकने वाले नहीं हैं, जरा सा डरने वाले भी नहीं है मौत से, इतना साहस है उनमें। शेर के आगे भी न बिचकें, शेर अगर सामने आ जाए तो उससे भी संकोच करने वाले नहीं, उससे भी लड़ने में संकोच नहीं करेंगे। बोल में बादल गरजता, आज भी जब पिताजी बोलते हैं तो जैसे लगता है बादल गरज रहा है, यानी बहुत बुलंद आवाज है पिताजी की। काम में झंझा लरसता, और काम करते हैं तो जैसे लगता है कि झंझा यानी तूफान यानी आंधी आ रही है। झंझा लरजना का मतलब आंधी आना, तो वो काम करते हैं तो जैसे लगता है कि आंधी आ रही है। आज गीता पाठ करके दंड 208 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। अब पिताजी की दिनचर्या बता रहा है कवि कि आज सुबह सुबह पिताजी उठे होंगे, जो उनका रूटीन है वो फॉलो करने के बाद वो जब वापस आए होंगे तो वो कैसा फील किया होगा, क्या उनको लगा होगा। तो सुबह सुबह उनका रूटीन क्या है कि सबसे पहले वो गीता पाठ करते हैं, गीता पाठ करने के बाद दंड बैठक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 260 बार दंड बैठक करते हैं। दंड बैठक में बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, उसमें एक होता है मुगदर हिलाना। आज जैसे जिम में डंबल करते हैं जिससे हाथ की मसल्स बनती हैं, मांसपेशियां बनती हैं अलग अलग, तो उसी तरह से पुराने जमाने के एक्सरसाइज में हनुमान जी की गदा होती थी, उस गदा को लेकर के लोग पहले दोनों हाथों से घुमाते थे, गदा को दोनों हाथों से घुमाते थे, एक गदा को लेकर, फिर दोनों हाथों में अलग अलग गदा लेकर के और उन दोनों को घुमा घुमा करके फिर ऐसे ऐसे मूठ में मिलाई जाती थी। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद जब वो छत से नीचे आए होंगे पिताजी, तो उन्होंने अपने परिवार के बाकी बच्चों को देखा होगा, और उन बच्चों में जब कवि को नहीं देखा होगा तो उनकी क्या दशा हुई होगी, इसका चित्रण कवि कह रहा है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। पिताजी जब छत से नीचे आए होंगे तो ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद, गीता पाठ करने के बाद, 260 बार दंड बैठक करने के बाद, मुगदड़ हिलाने के बाद और अलग अलग मुगदड़ की मूठ मिलाने के बाद जब वो छत से नीचे उतरे होंगे तो अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कह रहा है कि हाय कितना दुख की बात है कि पानी गिर रहा है और मैं घर से दूर हूं, मेरी आंखों में मेरा घर तैर रहा है, यानी मुझे घर की याद सता रही है। तो पिताजी की आंखों में क्यों आंसू आए होंगे, इसको और विस्तार से कवि आगे बता रहा है। इसके आगे की व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।